अब इंजीनियर की मौत पर राहुल गांधी का पोस्ट भी सामने आ गया है। सड़कें जान लेती हैं, पुल जान लेते हैं, आग जान लेती है, पानी जान लेता है, भ्रष्टाचार जान लेता है, लापरवाही जान लेती है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और साफ तौर पर लिखा, भारत में शहरों का पतन जवाबदेही की कमी के कारण है। तो इस बड़ी खबर पर न्यूज 24 की नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। विमल कौशिक हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं, साथ ही साथ वरुण सिन्हा को भी अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मामले का राजनीतिकरण भी हो रहा है और अब सीधा अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और देखेंगे अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट है। अब आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी यहां पर पहुंच रही है। इस वक्त नोएडा अथॉरिटी में एक हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या पूरा सिस्टम लाचार हो गया है और अब ऐसे हादसे कब रुकेंगे। क्या इस वक्त एक्शंस तो सामने आ रहे हैं, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या 2 या 3 दिन बाद जब ये मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी तो क्या ऐसे हादसों से इनकार किया जा सकता है। ये सिस्टम की बड़ी लापरवाही और ये पूरा सिस्टम यहां पर लाचार होता नजर आ रहा है। वरुण सिन्हा और विमल कौशिक हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, लापरवाही का जिम्मेदार कौन, ये जवाबदेही तय होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कल या परसों फिर किसी मोड़ पर कोई और युवराज मेहता इसका निशाना बन जाए। देखिए, निश्चित तौर पे शायद ये हालात, ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति अपने आप बताती है कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है, किस तरीके से लगातार जो है हालात खराब हुए। और इस लापरवाही का, इस करप्शन का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गड्ढा आपको नजर आएगा जहां पर एनडीआरएफ फिलहाल टीम जो है वो गाड़ी को निकालने की प्रक्रिया कर रही है। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा पोर्शन जो पिछले 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ पर मॉल बनना था, किसी को ज़मीन अलॉट की गई, किसी ने किसी और को बेच दी, उसके बाद उस बिल्डर का आता पता नहीं, वो केवल गड्ढा खोद कर यहाँ पर बेसमेंट बनाकर चला गया। सरिये निकले हुए हैं, पानी भरा हुआ है लगातार, लेकिन उसके बाद किसी ने इस जगह की सुध नहीं ली। 10 साल से ऐसे ही हालात बने हुए। ये करप्शन का सबसे बड़ा मामला आप कह सकते हैं। ऐसे नए कितने भूखंड है, कितनी ऐसी स्थिति है जहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे हालात मिलते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, भले आपने सीईओ एमडी को हटा दिया हो, भले आपने जेई पर एक्शन ले लिया हो, लेकिन उन तमाम अधिकारियों पर भी अब एक्शन होने की बात है जो 2014 से लेकर 2025 तक कहीं ना कहीं इस प्रकार की संलिप्तता में पाए गए हैं, जो ये समझाते हैं कि अलग अलग भूखंडों पर किस तरीके से जो है नोएडा अथॉरिटी ने बेचा, किस बिल्डर ने किस दूसरे बिल्डर को बेचा। उसके बाद वो ज़मीन ऐसी खाली पड़ी है, लोग अपने मकानों का वेट कर रहे हैं, लोग अपने घरों का वेट कर रहे हैं, दुकानों का वेट कर रहे हैं, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं। हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो ऐसी पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि लापरवाही की स्थिति, करप्शन की स्थिति, भ्रष्टाचार की स्थिति की वजह से एक आदमी की जान चली गई। अब भले ही आप जो है वो 10 लोगों को सस्पेंड कर दें, एसआईटी की जांच बैठा दें, डीएम हाई लेवल मीटिंग कर दें, लखनऊ से लेकर नोएडा तक जो है तमाम अधिकारियों को जो है नाप दें और कहें कि अगले 5 दिनों में आप रिपोर्ट दें, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये समझाती है कि पिछले 10 साल चुप रहने के बाद अगर ऐसे हालात बनेंगे, किसी की जान चली जाएगी, तो आप सोचिए क्या होगा। एक और बात भी समझिए, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक ट्रक भी हादसे में जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां पर भी जो है स्थिति बनी थी, तब भी प्रशासन नहीं जागा, ना ही प्रशासन ने कोई बैरिकेड लगाए, ना ही कोई रोक लगी, और उसके बाद एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। तो आप समझिए कि एक बड़ी लापरवाही है। अब फिलहाल डीएम जो है एसआईटी के साथ बैठक कर रही है, एसआईटी की टीम वहां पर लगातार बैठक करने के बाद यहाँ वरुण, इसी के साथ कुछ सवाल भी यहाँ पर न्यूज 24 पूछता नजर आ रहा है कि आखिर रेस्क्यू टीम समय पर क्यों नहीं पहुंची। जब समय पर पहुंच गई, चूंकि चश्मदीद भी कल हमारे साथ था और उसने साफ तौर पर बताया, जब टीम्स पहुंच गई थी उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। पानी में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं था, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, जबकि आपके पास लाइफ जैकेट्स भी थी, आपके पास 3x6 की नाव भी थी, आपके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके बाद भी आप पानी में नहीं उतर रहे। तो क्या वो ट्रेंड नहीं थे या फिर वजह क्या रही कि वो पानी में नहीं उतर रहे थे? 30 फुट गहरा गड्ढा, और ये पानी कहां से आया? क्या ये यमुना बैंक का एरिया तो नहीं है? क्या ये रिवर बैंक पे तो नहीं बन रहा है? ऐसे में इसको इजाजत कैसे मिल गई कि यहां पर एक मॉल खड़ा किया जाए? देखिए, ये जो है वो पानी आया कैसे, थोड़ा समझिए। ये एक बड़ा सा नाला है, इस नाले से पानी जो है वो सीधे की सीधे इस प्लॉट की तरफ जा रहा है। ये बड़ा नाला है, जो तमाम अथॉरिटी का बड़ा नाला जो सीधे जोड़ता है बड़े बड़े सोसाइटीज़ को,
और इसका ही एक टूटा हुआ हिस्सा जो है वो सारा का सारा प्लॉट में पानी जा रहा है। दूसरी बात, ये बरसात का पानी भी है जिसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मैंने पहले भी कहा कि बेसमेंट बना दिया गया, गड्ढा खोद दिया गया, उसके बाद पानी भरता चला गया। ना किसी ने हटाने की कवायद सोची, ना किसी ने सोचा कि नाले का पानी अंदर जा रहा है, और ना किसी ने सोचा कि ऐसे स्थिति बन सकती है। दूसरी बात जो आप लगातार कह रही हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया दिव्या। पिछले एक साल के अंदर डिजास्टर को लेकर कितनी मीटिंग हुई है, इसमें अपने आप में सवाल है। अमूमन सरकारी निर्देशों के हिसाब से साल में कम से कम 2 बार, माफ कीजिएगा महीने में कम से कम 2 बार, यानी कि हर 15 दिन में डिजास्टर की मीटिंग होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन की मीटिंग में तय होता है कि अगर भूकंप आता है, अगर स्थिति खराब होती है, कहीं आगजनी हो जाती है, कोई आपदा आती है, तो ऐसी परिस्थितियां हमारी तमाम टीमें तैनात रहेंगी। इसमें कौन कौन होगा? पुलिस विभाग रहेगा, अग्निशमन विभाग रहेगा, एनडीआरएफ की टीम रहेगी, एसडीआरएफ की टीम रहेगी, जल विभाग की टीम रहेगी। लेकिन उस समय जो मौजूद थे, अब आपने खुद इस बात सवाल भी उठाया कि उस समय मौजूद पुलिस विभाग की टीम कुछ नहीं कर पाई, फायर ब्रिगेड की टीम कुछ नहीं कर पाई। 2.5 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम आती है, और वो भी जब तक देर हो चुकी होती है, कोई बचा नहीं होता, तब भी कुछ नहीं हो पाता। तो बहुत स्पष्ट बात है कि सारी की सारी प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 को मॉकड्रिल करवाई जाती है नोएडा के अंदर 5 जगह पर, और उस मॉकड्रिल में यह समझाने की कोशिश की जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए उनके पास हाईटेक संसाधन रहेंगे, हम हर विपत्ति से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन सोचिए, अगर जनवरी के महीने में ऐसी स्थिति बनती है तो 3 घंटे तक एक बने रहिएगा हमारे साथ। विमल कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, अब तो सड़कों पर रिफ्लेक्टिंग पट्टी भी लगाई जा रही है, मार्किंग भी चालू हो गई है, प्रशासन तो हरकत में है, लेकिन कल जिस आई विटनेस से आपने बात की थी, वो तो आई विटनेस कह रहा है कि मुझे तो मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो ये है प्रशासन का हाल। कह रहा है कि हाँ मैं वहां पर जो दमकल विभाग है और दूसरे विभाग है वो कर रहे थे, लेकिन कल इसके हिसाब। ठीक है विमल, लौटेंगे आपके पास। थोड़ा सा आपका नेटवर्क दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। और इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर अभय गिरफ्तार हो गया है। एमजेट विश टाउन का मालिक अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन लगातार हरकत में, एक के बाद एक यहां पर कार्रवाई की जा रही है। नॉलेज पार्क पुलिस ने अभय को गिरफ्तार किया है। लोटस बिल्डर्स का भी इसमें नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल देखिए इंजीनियर मौत मामले में ये बिल्डर अभय जो है, जहां जो पूरा ये प्रोजेक्ट है, ये कुछ 2 बिल्डर्स का नाम सामने आया था। एमजेट विश टाउन का मालिक अभय कुमार, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वरुण सिन्हा के पास आपको लेकर चलते हैं। वरुण, अब तो बिल्डर पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बात का क्या गारंटी? अभी तो गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ होगी, थोड़े दिन हो सकता है हिरासत में भी रखा जाए, क्योंकि मामला अभी बहुत गर्म है। लेकिन फिर उसके बाद जब मामला शांत हो जाएगा तो हो सकता है कि रफा दफा कर दिया जाए। देखिए, 3,000 करोड़ बकाया है लोटस बिल्डर पर इस पूरे मामले पर। अब आप सोचिए कि ऐसे तमाम मामले जो हैं उसको 2014 से 2025 तक हो जाते हैं। हजारों करोड़ बकाया वसूली का कोई प्रावधान नहीं। इसके अलावा किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। खेल के लिए ये ज़मीन अलॉट की गई थी, कॉरिडोर बनाने के लिए। मैदान कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, किसी को पता नहीं। न जाने कितने ऐसे भूखंड यहाँ पर कटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, और इनको बाकायदा लोटस ने जो है अलग अलग बिल्डर्स को दिया गया और कहा कि आप किसी भी मॉल बनाइए, किसी को रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी को तब्दील किया गया। लेकिन उसके बाद भी बना कुछ नहीं, कागजों में सब सिमट गया। हजारों करोड़ रुपए जो है वो पानी में डूब गए अथॉरिटी के, और शायद यही वजह है कि अब आप एक्शन जरूर ले रहे हैं। अब आप गिरफ्तारी करिए, भले लोटस बिल्डर के खिलाफ की बात हो, आपने एफआईआर में नाम डाल दिया, आपने किसी और का नाम डाल दिया, आपने गिरफ्तारी कर ली, लेकिन असल कहानी की आप समझिए, अब तक अथॉरिटी 3 दिन के बाद ये भी नहीं समझ पा रही ढंग से कि आखिर कितना बड़ा प्लॉट जो है लोटस ने किसी और बिल्डर को बेचा है। यहाँ छोटे छोटे भूखंड काटे गए हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज काटी गई हैं, उनको किसी को मॉल को, किसी को जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, किसी को जो है वो रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए, किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे बेची गई हैं, किसी को खेल के मैदान में बेची गई हैं। लेकिन किस तरीके से नक्शा बना, अभी तक लोटस से वो नक्शा जो है वो सीधे तौर पर, यानी बिल्डर से वो नक्शा अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचा। यानी अथॉरिटी के पास भी पूरी जानकारी अभी तक ये नहीं है कि आखिर किस भूखंड का मालिक कौन, किसके पास क्या करना है, आखिर किस तरीके से नक्शा पास कराया गया, और किस तरीके से 11 साल तक सबकी सब आंख बंद करके सिर्फ किसी बड़े हादसा होने का इंतजार कर रहे थे। और लगातार एक के बाद एक राजस्व बढ़ता जा रहा था। 3,000 करोड़ बकाया होता चला गया, और ऐसे में उसके वसूली करने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात जो लगातार हम कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग अब इस पूरे मामले में आ रहा है। आपने कहा दिव्या, सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने मिलने की कोशिश करी युवराज के पिता से, लेकिन नहीं मिल पाए। MLA बीजेपी विधायक ने जो है मुलाकात करी,
उनके परिवार से कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार साथ है, लेकिन अब ये संतावना का दौर, अब ये सियासत का दौर, अब ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। लेकिन असल कहानी है कि युवराज के जाने के बाद भी आप सोचिए, जरा सी जगह है, गाड़ी का पता लगाने के लिए 3 घंटे ठीक है वरुण, फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए किस तरीके से एक सिस्टम की भेंट चढ़ गया एक परिवार का इकलौता बेटा युवराज मेहता। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।